स्वागत है सभी बच्चों का। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम 10.15 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स क्लास 12th का। तो बच्चों एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि अपने को एक रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करनी है कि NBuBr प्लस KCN ETOH H2O NBuCN, इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ Bu का मतलब है ब्यूटाइल, ओके, N का मतलब नॉर्मल, तो मैं इसको ब्यूटाइल लिख लूँ CH3 CH2 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 ब्यूटाइल हो गया। आगे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ब्रोमो प्लस KCN, ET मतलब इथाइल और OH जुड़ा है। ET मीन्स इथाइल, OH आगे जुड़ा है तो इथाइल के साथ हमने OH जोड़ दिया और साथ में H2O मतलब aqueous इथाइल पानी में डिजोल्व करके फिर इनके अंदर क्या बोला गया है KCN, यानी कि aqueous KCN है, राइट। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ये बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है BuCN बनेगा, यानी कि ये CN इस ब्रोमीन की जगह जाकर के जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा CH3 CH2 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 CN, ओके, ब्यूटाइल साइनाइड। क्वेश्चन यही है कि ये क्यों बन रहा है, ओके, कोई अदर प्रोडक्ट भी तो पॉसिबल था, ठीक है, इसके बारे में हम समझाएंगे। यानी कि अभी तो मैंने क्वेश्चन को जो सिंपली BU था उसको ब्यूटाइल लिखा है, यानी कि सिंपल फॉर्म में किया है। अब क्वेश्चन करते हैं किसी, यहाँ देखिए KCN जुड़ा हुआ है और aqueous भी है। aqueous KCN का मतलब ये हुआ कि ये अपने आयंस में टूटेगा, अपने आयंस में टूट रहा है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ओके, यानी कि यहाँ पर मुझे साइनाइड मिल रहा है और साइनाइड को यदि मैं एक्चुअल में देखूं तो कुछ इस तरह से, जो नेगेटिव है ना ये एक्चुअल में कार्बन पर है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस भी होता है और रेजोनेंस के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डिंग और जो नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया और नेगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज खत्म, ठीक है। यानी कि ये साइनाइड इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, साइनाइड में ये रेजोनेंस होती है। इससे हमें साफ पता लग रहा है कि जी इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए कार्बन पर भी है और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर भी है, तो बॉन्ड कार्बन के थ्रू भी बन सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बन सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो संभावना ये है कि साइनाइड के थ्रू बॉन्ड बन जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इस ब्यूटाइल के साथ जो BU लिखा हुआ है मतलब ब्यूटाइल के साथ ये NC बॉन्ड बना ले, बट एक्चुअल में NC नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आइसोसाइनाइड्स क्यों नहीं बनते, बिकॉज ये जो बॉन्ड है किस किस के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यहाँ देखो किस किस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में। बस यही इसका फाइनल आंसर है क्या, कि जी KCN जब भी हम aqueous KCN डालेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में हमें साइनाइड्स रूप मिलता है। साइनाइड्स इसलिए मिलता है बिकॉज जब कार्बन बॉन्डिंग करेगा, यानी कि साइनाइड तब बनेगा जब कार्बन बॉन्डिंग करेगा और आइसोसाइनाइड तब बनेगा जब नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा मेन चेन के साथ। तो साइनाइड ही बनता है मेन प्रोडक्ट। क्यों बनता है, बिकॉज जो कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन कौन सी है, जो कार्बन चेन है उस वाली कार्बन, और ये कार्बन कौन सी है, साइनाइड वाली, ओके। तो ये जो बॉन्ड बनता है कार्बन की चेन और साइनाइड के बीच में वो स्ट्रोंगर होता है, जबकि कार्बन की चेन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है। इसलिए जो स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, मेन प्रोडक्ट यही बनता है। समझ आया। तो क्वेश्चन पूरा क्या था कि भाई KCN डालने पर हमें साइनाइड ही क्यों मिलता है। आपका आंसर रहेगा जी साइनाइड वैसे तो क्या है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेट का मतलब ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी, बट कार्बन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर बनता है बजाय नाइट्रोजन के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो मेन प्रोडक्ट है KCN में साइनाइड ही बनता है, aqueous KCN में। AgCN जब डालेंगे, ओके, aqueous नहीं, तब आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, उसका एक अलग रीजन है। तो यहाँ सिंपल सा आंसर हो गया कि जी साइनाइड मेन प्रोडक्ट इसलिए बना बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है बजाय किसके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों 10.16 क्वेश्चन क्या है, अरेंज द कंपाउंड
ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से इन दिए गए कंपाउंड्स को अपने को अरेंज करना है, राइट। 3 क्वेश्चन 3 सेट दे रखे हैं, पहले में ग्रीन जो आपको दिख रहा है, दूसरा रेड ब्लैक, इनमें आपको SN2 रिएक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी अरेंज करो, मतलब अरेंज कर देना है अपने को, ठीक है। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लो, फिर पता लग जाएगा। आपने को याद रखना है कि SN2 मैकेनिज्म जब भी होता है, SN2, SN1 और SN2 में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा SN1 और SN2 क्या होते हैं। SN2 में स्टेरिक इनहेरेंस का रोल होता है, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर अल्काइल हैलाइड्स का ये हो जाता है। ओके, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाता है, प्राइमरी ज़्यादा है, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम है, ठीक है। ये याद रख लेना, ये काम आएगा भी। अब जो दिए गए कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर लिखो। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब स्ट्रक्चर लिखनी हो, नाम दे रखा है तो क्या बता रखा है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले वर्ड रूट पे जाइए। कितना है ब्यूट, तो 4 कार्बन एटम्स लगा लीजिए। 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। अब इसकी नंबरिंग अपनी तरफ से कर लीजिए, 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो जोड़िए, 2 पर ब्रोमीन जोड़ देता हूँ, 2 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, यानी इसी 2 पर मिथाइल भी जोड़ना है मेरे को, 2 पर ही मिथाइल भी जोड़ना है, और ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन एटम्स में हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। इस हाइड्रोजन में इसमें कितने जोड़ूँ, 3 जोड़ू। ये तो सिंपल बातें हैं, 10वीं में सीखी होगी आपने, CH2 और CH3। ये मैटर भी नहीं करता एक आध हाइड्रोजन, हालांकि फार्मूला तो सही लिखना है, लेकिन इनकी टेंशन नहीं लेनी कि हाइड्रोजन कम है ज़्यादा है। ये स्ट्रक्चर बन गई एक। तो दूसरा कंपाउंड क्या है, एक कंपाउंड तो ये बन गया मान लीजिए। दूसरा कंपाउंड क्या है बच्चों, 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम्स है और सिंपल है, एक पर ही, यानी कि पहली ही कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो 5 कार्बन एटम्स 4 हो गई, 5 कार्बन एटम्स, 1 ब्रोमो पेंटेन। अगला क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ देनी है। ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं SN2 के हिसाब से। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन सा है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है, ऐसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा होगा, ये कौन सा हो गया, यहाँ देखो, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन कैसी है, सेकेंडरी। क्यों है, बिकॉज ये 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी है, किसके साथ, एक साथ, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN2 में कौन सा रहेगा, ब्रोमोपेंटेन। ओके, 1 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि ये कंपाउंड, इसको मान लीजिए मैं 1 नंबर देता हूँ, 1 ब्रोमोपेंटेन, और इसको 2 नंबर देता हूँ, और इसको 3 नंबर लिख लेता हूँ अपने सीक्वेंस लिखने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 2 और 3, राइट। यानी कि स्टेरिक इनहेरेंस जिसमें सबसे ज़्यादा होता है ना, वो SN2 में सबसे कम रिएक्टिव होता है। ओके, क्योंकि SN2 में किसका रोल होता है, स्टेरिक इनहेरेंस का। जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी एटम्स की, उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो एटम्स की क्राउडिंग ब्रांचिंग के साथ बढ़ती जाएगी, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होती, स्टेरिक इनहेरेंस नहीं होता, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो गया। क्लियर हुआ। दूसरा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और सेकंड कंपाउंड ये है, कंपाउंड पढ़ लेना। अब मैं सीधी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उनकी, ठीक है। क्या क्या है बताओ एक बार। तो ये भी मिट गया, इसको फिर लिख लेंगे। अभी बताओ तो बच्चों, अभी हमारा क्या खत्म हुआ था, SN2 रिएक्टिविटी, ये काम आएगा, इसलिए इसको परमानेंट लिखा रहने देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगी SN2 में। अब स्ट्रक्चर सुनिए सेकंड क्वेश्चन की। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स है ब्यूट, 1 2 3 4। ओके, 1 ब्रोमो, एक पर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, मैं इसको 1 नंबर मानता हूँ, यानी कि 1 2 3 4।
1 पर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, जोड़ दिया 1 ब्रोमो। 2 पर इधर से कर लो ना, थोड़ा सा ओड लगेगा फिर आपको, इस साइड से कर लेते हैं। ओके, उस साइड से थोड़ा सा आपको अलग सा लगने लगेगा नहीं तो। 1 ब्रोमो, 1 2 3 गलत नहीं है, बट थोड़ा सा पीछे लगाते हैं ब्रोमीन। हेलोजन तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ हो, Cl, तो यही बनता है सीक्वेंस के हिसाब से। आप पहले CH3 जोड़ देंगे तो गलत नहीं है, बट थोड़ा सा ओड सा लगता है, इसलिए ब्रोमीन मैंने बाद में जोड़ लिया। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 पर मिथाइल जोड़ दीजिए और ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन एटम्स हो गए। हाइड्रोजन में जोड़ देता हूँ CH3, इस पर CH, CH2, CH2। हाइड्रोजन की टेंशन भी नहीं लेनी है। ठीक है, ये एक ये बन गया। अगला बताइए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स इसमें लगाइए। थोड़ी सी हाइड्रोजन की जगह छोड़ देता हूँ, बाद में फिर वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गंदा बन जाता है स्ट्रक्चर इनका। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमीन जोड़िए, जोड़ दिया। 2 पर मिथाइल भी जोड़िए, 2 पर ही ऊपर मिथाइल भी जोड़ दिया और ब्यूटेन, मतलब कि अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। CH2 CH3। हाइड्रोजन तो इतने जोड़ने हैं जितने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। ओके, दूसरी भी स्ट्रक्चर बन गई। तीसरी बताइए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल और ब्यूटेन, यानी कि अपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ एक, यहाँ भी एक और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यानी कि जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाई है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन कौन से हैं। ये देखो, ये कैसा है, कैसा है ये प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, ये टर्सरी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि 3 कार्बन के साथ जुड़ी है, सो ये टर्सरी कार्बन है, इसलिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कर दीजिए। SN2 मैकेनिज्म पूछा है तो जो प्राइमरी होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर है। इसको मैं 1 मानता हूँ। ओके, इसको हम 1 मान रहे हैं, तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए। अब इसके बाद जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, यानी कि ये और बाद में टर्सरी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के क्या आ रहा है, ये। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ये आ गया। पहली नंबर पर जो सीक्वेंस है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखे हैं, मैंने नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 वो लिखे हैं, उस हिसाब से इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। जो प्राइमरी होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा SN2 में, टर्सरी सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। सेकंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अपने को 3-4 स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, पहले तो वो स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, फिर पता लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनकी क्या आएगी। ठीक है, बताइए तो। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बताओ। 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि सिंपली ब्रोमोब्यूटेन लिख रहा हूँ, CH3 CH2 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 Br, ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट हमारा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम्स, 1 पर ब्रोमो 2 डाई मिथाइल
अगला कंपाउंड क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 पर ब्रोमो जोड़ दीजिए, 1 पर ब्रोमो जोड़ दिया, 2 पर मिथाइल जोड़ दिया, 2 पर मिथाइल ऊपर जोड़ देते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और हाइड्रोजन्स, ये स्ट्रक्चर होगी। एक और स्ट्रक्चर भी बची हुई है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ बढ़ा देते हैं ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन एटम पहले ले लेते हैं, ब्यूट 4 है ना, तो 4 ले ली। 1 पर ब्रोमो, पीछे से नंबरिंग मान लीजिए, 1 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल हो गया, बस स्ट्रक्चर पूरी, हाइड्रोजन जोड़ते ही। ओके, एक चौथा ये हो गया, ठीक है। 4 कंपाउंड्स दे रखे थे हमने, उनकी स्ट्रक्चर्स बना ली। आइडेंटिफाई करिए किस तरह के हैं। मैंने आइडेंटिफाई किया ये प्राइमरी है। दूसरा आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करिए, आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना। देखो ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको देख करके कुछ मत बोल देना। यहाँ देखिए ये कैसे के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ। ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी, बिकॉज ये सीधे रूप से इसी कार्बन के साथ जुड़ा है। भले ही आगे वाले हजारों के साथ जुड़ी हो, कोई मतलब नहीं है अपने को। ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ी है, ये प्राइमरी है तो हम प्राइमरी ही कहेंगे, यानी कि ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, इस हिसाब से ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, इस हिसाब से ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ कहानी फंस जाती है, यानी कि सारे के सारे ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सारे जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अब क्या करें, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, यानी कि यहाँ ब्रोमीन हट करके कोई स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला है। अब जब वो न्यूक्लियोफाइल आएगा बेचारा, तो कहाँ आकर के जुड़ेगा, इस कार्बन पर आकर के जुड़ेगा। ओके, इस कार्बन पर, अदरवाइज तो स्टार कायरल कार्बन पे लगाते हैं कुछ देर के लिए। मैं मान लेता हूँ कि इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, इसलिए स्टार लगा लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आएगा यहाँ पर। जब वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ने आएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना, वहाँ रिएक्टिविटी सबसे कम, यानी कि एटम्स की भीड़ इस कार्बन के पास जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ आप देखेंगे एटम्स की भीड़ सबसे ज़्यादा क्राउडिंग यहाँ पर है, क्योंकि इस कार्बन के नज़दीकी ये है। ठीक है, इसमें देखिए और भी देखिए, आपको और मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी। हाँ, इससे भी ज़्यादा कहीं ये रहा इससे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के पास ये कार्बन है, इस पर बहुत भीड़ है, तो उस क्राउडिंग का, भीड़ का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, उस स्टेरिक हिंड्रेंस, उस क्राउडिंग का फर्क यहाँ पर भी तो आएगा। ओके तो कहने का मतलब जहाँ सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये जो ब्रोमो ब्यूटेन है जो शुरुआत वाला, वहाँ कोई भीड़ नहीं है एटम्स की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी रहेगी। यदि मैं इनका नंबर डाल दूं अपने रैंडमली, नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4, अब इनकी रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, डिक्रीजिंग लिख दो, वो तो एक अरेंज करना है ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो तो कहानी एक ही बननी है। तो बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये रहेगा, यानी कि जो 1 नंबर पर है ना, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों 1 नंबर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, कि बिकॉज सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है चलो इसका तो हो गया हिसाब किताब, इसको काट दो कुछ देर के लिए। अब मैदान में 3 बचे हैं, 2, 3 और 4 नंबर जिस पे लिखा हुआ है। इनमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे है, किस पे का मतलब है जहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला है। आप देखेंगे कि यहाँ सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, बिकॉज इस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, वहाँ देखिए 1, 2, 3rd नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, तो इसका इस हिसाब से हो गया 4 नंबर रिएक्टिव है। अब ये भी मैदान से बाहर हो गया, इसका भी हिसाब किताब हो गया। अब 2 और 3 नंबर बचे हैं। इनमें देखिए, इनमें यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कौन से में है, वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। देखो इस कार्बन पर ये जुड़ा है और इस कार्बन पर ये जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस बजाय उसके कम है। क्यों,
क्योंकि इस कार्बन पर एक आगे CH है, उसके साथ केवल एक मिथाइल जुड़े है, यहाँ इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा होगी, तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। तो 3 नंबर हो गया और लास्ट में हो गया 2। ये इनकी SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। SN1 पूछे तो इसका उल्टा कर देना। कई बार SN1 भी पूछता है और SN2 दोनों ही पूछ लेते हैं, तो एक आ गया तो दूसरे उसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 16th क्वेश्चन था। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों 17th क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ C6H5CH2Cl2 एंड C6H5CH2Cl विच इज़ मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस SKH। मैं इनका हाइड्रोलिसिस करना चाहता हूँ, तो कौन सा आसानी से होगा हाइड्रोलिसिस से। तो पहले इन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। C6H5CH2Cl, ओके, C6H5CH2Cl, राइट। और ये है C6H5CHCl, C6H5CHCl भी जुड़ा है इसके साथ। नीचे जोड़ लेते हैं 1 मिनट के लिए, नीचे जोड़ लो, ऊपर कोई फर्क नहीं है वो तो। और C6H5 2 जुड़े हैं, तो 2 C6H5 हमने जोड़ दिए। C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल जो होता है C6H5, ओके। स्ट्रक्चर बना ली दिए गए कंपाउंड्स के। अभी कह रहा है कि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो आसानी से हाइड्रोलिसिस कौन से होगा, एक्वस SKH के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। तो SN1 कंडीशंस में देख लेते हैं, फिर SN2 में देखेंगे। SN1 जब कंडीशन होगी, SN1 कंडीशन में क्या होता है बच्चों, SN1 में हम कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बोकटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनसे बनने वाले कार्बोकटाइन्स क्या हैं, यानी कि जब क्लोरीन यहाँ से हटेगा तो जो कार्बोकटाइन बनेगा, आयनाइजेशन बताओ इसका क्या होगा। आयनाइजेशन होने से जो कार्बोकटाइन बनेगा, आयनाइजेशन होने से कार्बोकटाइन बना, बताओ ये बना बच्चों, यहाँ से क्लोरीन भाग चुका है तो क्लोरीन CH पॉजिटिव बन गया, मतलब Cl नेगेटिव हो गया और ये बन गया, ओके। और इससे क्लोरीन हटेगा तो इसका आयनाइजेशन होगा, तो बच्चों क्या होगा बताओ, आयनाइजेशन इसका भी करिए। इसका जब आयनाइजेशन होगा तो यहाँ से क्लोरीन हटिए, और यहाँ से क्लोरीन हटने के बाद कुछ ऐसा बना C6H5CH पॉजिटिव, और ये एज इट इज़ दोनों के दोनों, राइट। अब ये कार्बोकटाइन देखिए, ये कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, और ये कैसा है, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब इनमें देखिए स्टेबिलिटी कौन से की ज़्यादा, इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इस कार्बोकटाइन की, क्योंकि कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, कार्बोकटाइन्स की ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है मोर स्टेबल। और भी ज़्यादा बात करें तो इसमें रेजोनेंस के कारण इसमें 2 रिंग है। देखो यहाँ रेजोनेंस जो है कम है, क्योंकि एक रिंग पर डीलोकेलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज को डीलोकेलाइज होने के लिए 2 साइड्स मिल जाती है, एक फिनाइल रिंग ये की है, तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, कार्बोकटाइन की कहने का मतलब जो स्टेबल कार्बोकटाइन ये बना। अब SN2 में तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल बना तो यही जल्दी रिएक्शन करेगा। ओके, तो हमें मिल चुका है क्वेश्चन आंसर कि जो ये है ना, ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड होगा aqueous SKH की सहायता से, बिकॉज इसमें कार्बोकटाइन स्टेबल बनता है, स्टेबल बनेगा तो रिएक्टिविटी फास्ट रहेगी SN1 में। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म है। SN2 का देखना है, SN2 में इसका उल्टा कर दीजिए, SN2 कंडीशंस में देखना है। SN2 कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस किसका ज़्यादा होगा, जल्दी होगा इसका, क्योंकि इसमें स्टेरिक इनहेरेंस कम है। SN2 में क्या रोल प्ले होता है, मेन SN2 में स्टेरिक इनहेरेंस का रोल ज़्यादा होता है। तो जहाँ स्टेरिक इनहेरेंस, जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी घट जाएगी, उनमें कार्बोकटाइन नहीं बनता,
पहली बात यह है कि SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो SN2 में क्या देखा जाता है, स्टेरिक इनर्ट्स, एटम्स की क्राउडिंग कहाँ ज़्यादा है, एटम्स में क्राउडिंग ज़्यादा ये है तो ये कम हाइड्रोलाइज होगा, इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो आसानी से हाइड्रोलाइज होगा। तो SN2 कंडीशंस में किसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा, aqueous KOH की सहायता से C6H5 यानी कि बेंजाइल क्लोराइड का, ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसका फास्ट होगा और बजाय इसके C6H5CH, C6H5CH Cl C6H5। तो जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि जो 17 का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भाई दो कंपाउंड्स में आपको दे रहा हूँ aqueous KOH की सहायता से हाइड्रोलिसिस किसका फास्ट होगा। तो आपको सिंपल आयनाइजेशन करके देख लेना है, जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल बना, स्टेबल कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ये सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें रेजोनेंस के कारण भी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, राइट, रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये ज़्यादा स्टेबल बना तो SN1 में रिएक्टिविटी इसी की फास्ट रहेगी, इस कंपाउंड की आसानी से हाइड्रोलाइज होगा और ये स्लो होगा, जबकि SN2 में इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, SN2 में इसका रिवर्स हो जाएगा। तो SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन हमने करवाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।